जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और इंतज़ार में बैठे होंगे कि कब से ट्रिकी एकेडमी पर अगली क्लास आए। 2 मिनट थोड़ा आप वेट कीजिएगा। माफ़ कीजिएगा, फिर से शुरुआत करते हैं। ट्रिकी एकेडमी पर आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब अगली क्लास आए, तो हम आज अगली क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सेल। सेल यानी कि कोशिका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। सेल मतलब कोशिका। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है और यहीं से इसकी शुरुआत होने वाली। ठीक है, पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन दिया था और इंट्रोडक्शन के बाद में आज हमारी पहली क्लास है जो कि है सेल से रिलेटेड। सेल जो होती है, सेल यानी कि कोशिका जो होती है, कोशिका को मनुष्य के शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो हम सेल के अध्ययन की बात करते हैं कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका का जो अध्ययन है ये कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इसको क्यों कहा जाता है? देखिए, साइट, जहां भी साइट वर्ड आता है तो साइट वर्ड का मतलब होता है कोशिका, और जहां पर लॉजी वर्ड आता है, लॉजी, इसका मतलब होता है अध्ययन। तो इस प्रकार से कोशिका का अध्ययन क्या हो गया? साइटोलॉजी। ठीक है, इस प्रकार से कोशिका का अध्ययन हो गया साइटोलॉजी। इसी तरीके से और भी कुछ शब्द आते हैं जो कि साइट और लॉजी से संबंधित है। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के हिसाब से बताती हूँ कि मान लो अगर हमने कहा कि रक्त की कोशिका का नाम बताइए। रक्त की कोशिका का नाम क्या होता है? हिमेटोसाइट। हिमेटोसाइट। अब देखो यहाँ पर साइट वर्ड आ गया, तो ये क्या है? ये कोशिका है। लेकिन अगर मैं रक्त के अध्ययन की बात करती हूँ तो हम क्या लिखेंगे? हिमेटोलॉजी। क्या लिखेंगे हम? हिमेटोलॉजी। तो यहाँ पर लॉजी वर्ड आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब क्या है कि ये रक्त का अध्ययन कहलाएगा। रक्त का अध्ययन। ठीक है, अध्ययन होगा। हिम जो है, हिम जो होता है ये रक्त की कोशिका होती है। हिमेटोसाइट। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपने नाम सुना है, रक्त में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, तो इसी से हिमेटोसाइट और हिमेटोलॉजी मिलकर बना है। इसी तरीके से अगर हम यकृत की बात करते हैं तो यकृत की कोशिका होती है हिपेटिक। हिपेटिक हिपेट हिपेटोसाइट। ठीक है, यकृत की जो कोशिका होती है उसका नाम है हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट। और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी। ठीक है, इसी तरीके से न्यूरॉन्स होती है और न्यूरोलॉजी होता है। न्यूरॉन्स जो होती है उसकी कोशिका होती है और न्यूरोलॉजी जो होता है उसका अध्ययन होता है। इसी प्रकार से अगर हम हड्डियों की बात करें कि हड्डियों की कोशिका क्या कहलाती है, तो ऑस्टियोसाइट कहलाती है, और हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। तो मैंने आपको साइट और लॉजी वर्ड से रिलेटेड चीजें बता दी है कि जहां भी किसी शब्द के साथ में साइट शब्द आ जाता है तो वो उसकी कोशिका होगी, और जहां भी किसी शब्द के साथ में लॉजी शब्द आ जाता है तो वो उसका अध्ययन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है कोशिका का अध्ययन? साइटोलॉजी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि साइटोलॉजी किसका अध्ययन होता है, या कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है कोशिका का अध्ययन? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब बात आती है कि कोशिका को क्या कहा जाता है। तो कोशिका को कहा जाता है मानव शरीर की या किसी भी शरीर की सूक्ष्मतम, जरूरी नहीं है कि मानव ही हो, किसी भी जीव के शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक या मूलभूत, सूक्ष्मतम की जगह आप मूलभूत लिख लीजिए। शरीर की मूलभूत मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक कार्यात्मक इकाई। कोशिका जो होती है ये किसी भी सजीव के शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। मूलभूत को हम कह सकते हैं कि बेसिक, संरचनात्मक को हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल, और कार्यात्मक को हम बोलेंगे फंक्शनल यूनिट।
ठीक है, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म बॉडी। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की शरीर की संरचनात्मक, मूलभूत और कार्यात्मक इकाई होती है क्या, हमारी कोशिका। कैसे होती है, तो आपने देखा, आप मूलभूत शब्द का अर्थ जानते होंगे कि मूलभूत, मूलभूत मतलब किसी भी चीज का जब निर्माण होता है तो उसमें कुछ मूल बिंदु होता है। तो उसी प्रकार से मूलभूत इकाई कहा है कोशिका को, कि जब मानव शरीर का या किसी भी सजीव के शरीर का निर्माण होता है तो उसका भी कोई मूल बिंदु होगा, और वही मूल बिंदु क्या होती है, कोशिका। कैसे होती है कि मान लो हमने इंसान के हिसाब से ही समझा, ठीक है, मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, जो होती है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है स्पर्म, और सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है ओवम। स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म किसके शरीर में होते हैं, पुरुषों के शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये ओवम है। ओवम यानी कि अंडाणु, हिंदी में इसको कहा जाता है अंडाणु, ये होते हैं महिला के शरीर में। तो जब स्पर्म ओवम में जाकर फर्टिलाइज होता है, फ्यूज होता है, ठीक है, फ्यूज होता है या फर्टिलाइज होता है, तो एक नई कोशिका का निर्माण होता है जिसको कहा जाता है जाइगोट। जाइगोट, ठीक है, या हिंदी में इसको कहा जाता है युग्मनज। हिंदी में इसको कहा जाता है युग्मनज, इंग्लिश में इसको कहा जाता है जाइगोट। तो जब इन दोनों के फ्यूज से एक नई कोशिका बनी जिसको हमने जाइगोट नाम दिया, यही आगे चलकर पहले तो एम्ब्रियो के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, एम्ब्रियो फॉर्म में, और उसके बाद धीरे धीरे करके फिर पूरे शरीर की रचना इसमें हो जाती है। इसीलिए आप देखिए, ये एक कोशिका, ये एक कोशिका, दोनों में फ्यूज हुआ, एक नई कोशिका का निर्माण हो गया, और इसी नई कोशिका से क्या बन गया, एक भ्रूण बन गया, एक एम्ब्रियो बन गया, और इसी एम्ब्रियो या भ्रूण से क्या बन गया, बच्चे का शरीर। तो देखिए, ये पूरी हो गई क्या, मूलभूत इकाई। ठीक है, मूलभूत इकाई का अर्थ मैंने आपको समझा। संरचनात्मक, यहाँ देखो ये दोनों कोशिकाएं हैं, इससे एक नई कोशिका बन गई, लेकिन संरचना किसकी ले ली, इसने एक बच्चे की ले ली, तो ये क्या हो गई, संरचनात्मक इकाई हो गई। कार्यात्मक, हम अपने हाथ पैर को हिला सकते हैं, ठीक है, सारे काम कर सकते हैं, ऐसे मूव कर दिया हमने, डांस कर दी, कमर हिला दी, गर्दन को ऐसे कर दिया, अप डाउन कर लिया हमने, सारे काम हम कर सकते हैं। किसकी वजह से, कोशिका की वजह से कर सकते। ठीक है, किसकी वजह से करते हैं हम, कोशिका के माध्यम से करते हैं। इसीलिए कोशिका को क्या कहा जाता है, मूलभूत, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी की। ठीक है, क्लियर है। जरूरी नहीं है कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, प्लांट्स में भी यही होता है, पादपों में भी इसी प्रकार की कोशिका होती है। जब आप एक बीज बोते हो, बीज क्या है, बीज एक कोशिका है, ये बीज जब बोया जाता है तो इसमें एक प्रांकुर निकलता है और एक मूलांकर निकलता है। प्रांकुर यानी कि एपिकल निकलता है, और मूलांकर यानी कि रेडिकल निकलता है। जो एपिकल होता है ये एपिकल है, और ये रेडिकल है। एपिकल जो होता है ये इसका शीर्ष भाग होता है, ठीक है, जो जो क्या बनाता है, जो तने का निर्माण करता है। और जो रेडिकल होता है ये निचला भाग होता है, निचला भाग, जो क्या बनाता है, जो जड़ें बनाता है। क्या बनाता है, जड़ें बनाता है जो। तो इस प्रकार से पादपों में भी क्या होती है, कोशिका होती है, मूलभूत, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई। सजीवों के शरीर की, हम क्या बोलेंगे, सजीवों के शरीर की मूलभूत, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है, वो कोशिका होती है। क्लियर है इतना। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका जो है क्या होती है, मानव शरीर की या किसी भी सजीवों के शरीर की कार्यात्मक, मूलभूत और संरचनात्मक इकाई होती है। अब बात ये आती है कि कोशिका की खोज सबसे पहले की किसने थी। तो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक वनस्पतिक वैज्ञानिक थे, और उन्होंने ही सन 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक। और ये कौन से वैज्ञानिक थे, तो ये एक वनस्पतिक वैज्ञानिक थे, बॉटनोलॉजिस्ट थे ये। तो इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। इन्होंने कोशिका की खोज की थी, ये किस प्रकार की कोशिका थी, ये एक मृत कोशिका थी। ठीक है, ये कौन थे, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने कोशिका की खोज किस में की होगी, इन्होंने कोशिका की खोज की एक पादप में। और पादप के किस भाग में की, तो इन्होंने पादप के
कॉर्क टिश्यू में, पादप के कॉर्क उतक में इन्होंने कोशिका की खोज की थी, उतक में। ठीक है, कैसे की थी? तो इनके दिमाग में कुछ आइडियाज चल रहे थे प्लांट्स को लेकर कि जो भी कॉर्क टिश्यू होते हैं उनमें अलग से स्ट्रक्चर बाहर से थोड़े ऐसे कटे फटे से दिखाई देते। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस टिश्यू के पार्ट को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा जाए कि इसका स्ट्रक्चर असल में है कैसा। तो इन्होंने देखा कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा था, ये बेंजीन जैसा था। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर था इसका? बेंजीन जैसा। बेंजीन यानी कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर था। इन्होंने थोड़ा छोटा पार्ट लिया होगा इसलिए इनको इस तरीके से एक दो स्ट्रक्चर दिखाई दिए। इन एक दो स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दे दिया क्या? रूम। फिर इन्होंने सोचा कि इतने छोटे से पार्ट में इतने स्ट्रक्चर है तो हो सकता है अगर मैं कॉर्क टिश्यू का बड़ा पार्ट लूं तो उसमें तो बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे। तो इन्होंने बड़ा पार्ट लिया और उसमें देखा कि इस प्रकार से उसमें कई सारे स्ट्रक्चर है। तो इन्होंने सोचा कि ये स्ट्रक्चर तो बेंजीन जैसा है ही, साथ में मधुमक्खी का छत्ता भी तो इसी प्रकार से दिखाई देता है, ये तो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से इन्होंने इसका नाम बदल दिया। इन्होंने इसका नाम रूम से हटाकर पहले सेला रखा और सेला से ही सेल वर्ड को डिस्कवर कर लिया। ठीक है, सेला से ही सेल वर्ड को डिस्कवर कर लिया। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया है तो भी आप क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया है। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। किस में की थी? एक पादप के कॉर्क उतक में की थी। ठीक है, और इन्होंने जो स्ट्रक्चर देखा था इस पादप के कॉर्क उतक में वो कैसा था? बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर था या मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर था, और यहीं से इन्होंने कोशिका शब्द भी दिया है। इतनी बात क्लियर है? ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आर्मी में यही पूछा जा सकता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अगर हिंदी में ऑप्शन आया तो हिंदी में तो लिखा रहेगा कोशिका विज्ञान, बच्चे आसानी से लगा देंगे टिक। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में लिखा आ गया तो क्या लगा के आएंगे? साइटोलॉजी। ठीक है, क्या लगा के आना है आपको? साइटोलॉजी। हो सकता है इंग्लिश वाला जो साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी, आर्मी में कई बार ऐसा भी होता है कि हिंदी में इसको लिख कर दे देते हैं साइटोलॉजी, ऑप्शन में इस तरीके से लिख कर दे देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बायोलॉजी में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म्स पढ़नी है, तब जाके आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से बन पाएंगे। और इसकी गारंटी मेरी है कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आर्मी के लिए 100% उसी में से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक से, क्योंकि हमारी ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट है, बहुत सारे ऐसे हैं जो सिलेक्टेड है आर्मी में, हजारों बच्चे हैं। उनसे पूछ लीजिएगा कि हमारा पढ़ाया हुआ साइंस या अदर सब्जेक्ट है उससे बाहर कुछ भी नहीं जाता। इसीलिए एक एक बैच में से 40-40-45 सिलेक्शन निकलते हैं ऑफलाइन बैच में। ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते, 100 या 120 स्टूडेंट रहते हैं ऑफलाइन क्लास में, उसी में से 40-50 सिलेक्शन हमारे यहाँ से निकलते हैं। तो सोच लीजिए आप कितने सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, रिटर्न सभी का क्लियर रहता है, मार्क खा जाते हैं कुछ फिजिकल में और कुछ मेडिकल में। मेडिकल में कुछ चीज़ें होती है जो अनफिट कर देती है उनको, इसीलिए वो बाहर हो जाते हैं। लेकिन रिटर्न की 100% गारंटी, एक भी बच्चा फेल नहीं होता। ठीक है, सारे के सारे बच्चे पास होते हैं पूरे पूरे नंबरों से। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि पूरा पूरा ध्यान दीजिएगा आप, और जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल बारीकी से उस पर ध्यान दें और हर चीज़ को नोट करते हुए चले, ताकि आपके नोट्स भी बन जाए साथ ही साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इतना आपको पता चल गया कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। और ये स्टेटमेंट भी किसके द्वारा दिया गया है? ये स्टेटमेंट भी दिया है रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने ही बताया था कि कोशिका जो होती है सजीवों के शरीर की मूलभूत कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर लेवल बढ़ाकर पूछ लिया तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसके थ्रू दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया, तो आप क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया। कोशिका शब्द किसने दिया है तो भी आपको बताना है रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा कौन से प्रकार की कोशिका खोजी गई थी? तो आप क्या बताएंगे? मृत कोशिका खोजी गई थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा किसमें सबसे पहले कोशिका खोजी गई थी? तो आप क्या बताएंगे? पादप के कॉर्क उतक में कोशिका खोजी गई थी। इतने क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, मैंने आपको सारे बता दिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये तो बात हो गई
मृत कोशिका की। अब हम बात करते हैं जीवित कोशिका की, कि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा हुई है, ठीक है, और कब हुई है। तो जीवित कोशिका जो थी, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की जो खोज हुई थी वो हुई थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में ही जीवित कोशिका की खोज की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। अब खोज क्या की थी, ये तो कुछ और ही काम कर रहे थे और गलती से क्या खोज हो गई, कोशिका की खोज हो गई। क्या काम कर रहे थे ये अपने घर के बाहर गार्डन में प्लांट्स लगा रहे थे। तो ये प्लांट्स लगा रहे थे तो इनके नाखूनों में चली गई मिट्टी। मिट्टी जब इनके नाखूनों में गई तो वो आसानी से निकल नहीं पा रही थी। इन्होंने हैंड वॉश किया तो ठीक से निकल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि ऐसा क्या केमिकल है इसमें या ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से मिट्टी ऐसी जम सी गई है। तो इन्होंने अपने नाखून से कुछ मिट्टी निकाली और माइक्रोस्कोप के नीचे रख दी। इन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोप में इस मिट्टी में कुछ कीड़े इस तरीके से तिलमिला रहे। तो ये चौंक गए कि ये क्या चीज़ आ गई। नॉर्मली मिट्टी दिख रही थी पर इसमें तो इतने सारी चीज़ें हैं जो ऐसे तिलमिला रही, इतने सारे कीड़े हैं, इतने सारे माइक्रोब्स है कि इस तरीके से तिलमिला रहे। तो ये मतलब चौंक गए, एकदम शॉक्ड हो गए। फिर इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी। जब इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की तो इनको पता चला कि ये जो अंदर तिलमिला रहे थे ये क्या थे, ये थे जीवाणु। क्या थे, जीवाणु थे, मिट्टी में पाए गए जीवाणु थे। तो यहाँ से इन्होंने क्या कर लिया, जीवाणु की खोज कर ली। अब ये जो जीवाणु थे, इन्होंने सोचा कि अगर जीवाणु है तो कौन से प्रकार के जीवाणु है जो मिट्टी में उपस्थित होते। तो यहीं से इन्होंने इसको और खोजा और पता चला कि माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, इसमें जो पाया गया जीवाणु था उसका नाम था माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। ठीक है, ये इस नाम का जीवाणु था। तो इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की और पता लगाया कि इसकी जो कोशिका होती है वो बहुत छोटी होती। तो यहीं से पहले तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज कर ली। ये क्या हो गई, ये इनकी जीवित कोशिका हो गई कि ये बैक्टीरिया है और इसकी ये किस प्रकार की कोशिका, ये जीवित कोशिका। तो यहीं से पता चल गया कि जीवाणु की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कौन से प्रकार के जीवाणु की खोज की थी, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा नाम के जीवाणु की। और इसकी जो कोशिका होती है किस प्रकार की कोशिका थी, एक जीवित कोशिका की। तो जीवित कोशिका की खोज भी किसने कर ली, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, इतने क्वेश्चन बन गए इसमें। अब इन्होंने सोचा कि अगर ये जीवित कोशिका है, अगर मैंने इस जीवित कोशिका को खोज लिया है तो क्यों ना मैं बाकी की कोशिकाओं से इसकी तुलना करूं। तो जब इन्होंने तुलना कर कर देखी तो इनको पता लगा कि जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा जीवाणु था, इसकी जो कोशिका है, इसकी जो कोशिका है ये संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है। संसार की सबसे छोटी कोशिका। तो यहां से संसार की सबसे छोटी कोशिका का भी आविष्कार हो गया, या उसकी भी खोज हो गई। आविष्कार नहीं हुआ, खोज हो गई। ठीक है, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने, ये भी एक वनस्पति वैज्ञानिक ही थे, जिन्होंने जीवाणु की खोज की। जीवाणु कौन सा खोजा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। उसके बाद इन्होंने इसी जीवाणु की अंदर की और चीजें खोजी। तो इनको पता चला कि मैंने तो जीवित कोशिका को भी खोज लिया है। जीवित कोशिका को खोजने का श्रेय भी किसको जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। और जब इन्होंने माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा के बारे में स्टडी की तो इनको पता चला कि इसकी जो कोशिका होती है संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है। तो यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन गए। आपसे पूछा जाए कि जीवाणु की खोज किसके द्वारा हुई है, तो आप क्या बताओगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा हुई है, तो आप क्या बताओगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। कब हुई है, 1674 ईस्वी में। आपसे पूछे संसार की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, आप क्या बताएंगे, एक जीवाणु की होती है।
आपसे पूछे संसार की सबसे छोटी कोशिका किस जीवाणु की है, आप क्या बताएंगे? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा नाम के जीवाणु की। ठीक है, इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो यहां से जीवित कोशिका की खोज हुई। इसके अलावा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने और भी कुछ काम किए, वो भी आप यहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि एक जगह पर सारा डेटा रहेगा तो आपको भी पढ़ने में इजी रहेगा और आपको पता रहेगा कि इस नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने क्या क्या काम किए, क्या क्या खोजे किए। तो इन्होंने एक काम तो ये कर लिया, दूसरा काम ये कर लिया, तीसरा काम इन्होंने किया आरबीसी की खोज। आरबीसी की खोज, आरबीसी की खोज का श्रेय भी किसको जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही जाता है। चौथा काम इन्होंने किया स्पर्म, स्पर्म यानी कि शुक्राणु की खोज। शुक्राणु की खोज, शुक्राणु की खोज का श्रेय भी किसको जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। ठीक है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है और किस में होती है? पुरुषों में होती है। तो इसकी खोज भी किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही की थी। क्लियर है? इतनी चीजें आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हो गया होगा आप लोगों का ये नोट। तो देखिए, दो स्लाइड में ही आपके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, शरीर की या किसी भी सजीव के शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? एंड रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसके अलावा रॉबर्ट हुक के द्वारा किस प्रकार की कोशिका की खोज हुई? मृत कोशिका की। किस में हुई? पादप की कौरकुतक में। जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किस में की? जीवाणु में। सबसे पहले कौन सा जीवाणु खोजा गया? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। जीवाणु की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। आरबीसी की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की है। स्पर्म की खोज किसके द्वारा की गई? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। इतने सारे काम किए हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इसीलिए अब देखो, सारी चीजें जो है वो सूक्ष्म है। ठीक है, स्पर्म बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। आरबीसी माइक्रोस्कोप के थ्रू देखी जा सकती है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है। जीवाणुओं को भी माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है। कोशिकाओं को भी माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है। या ये सारे क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं। तो इसी प्रकार इतनी सारे सूक्ष्म जीवों का के बारे में जानकारी प्राप्त की है इन्होंने और जानकारी दी है हम लोगों को। इसीलिए ये सारे क्या है? सूक्ष्म जीव है ना। इसीलिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाएगा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को, क्योंकि सारी चीजें जो इन्होंने डिस्कवर की है वो क्या है? सूक्ष्म जीव ही तो है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन, मेरे हिसाब से अधिकतर यही क्वेश्चन आपको आर्मी के पेपर में देखने को मिलते हैं। जो लोग प्रीवियस एग्जाम दे चुके हैं उन लोगों को काफ़ी अच्छे से पता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और एग्जाम में क्या आता है। ठीक है, तो बने रहना आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में, इधर उधर ना भटकना। चलो ये नोट कर लीजिए कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ कोशिकांगों के बारे में कि कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, उनका कार्य क्या होता है। वो सारी चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हमने कोशिका के बारे में आपको बता दिया है कि कोशिका ये क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की है। एक बात और है, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत भी हम कल की क्लास में ही पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और बने रहिएगा आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को, वीडियो को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप हमारे साथ बने रहेंगे और आपके जो भी संगी साथी हैं उनको भी इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी, ताकि वो भी अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सके। और अगर आप इसी तरीके से कंटिन्यूस हमारी क्लास देखते रहेंगे तो 100% आपका ऑनलाइन क्लास से भी सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा। ठीक है, आप भी फौजी बन ही जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि क्लासेस आप रेगुलर लें और हम भी रेगुलर
क्लासेस डालते रहेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।